हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में यह दंतुरित मुस्कान ये कविता पढ़ी। ये जो कविता है नागार्जुन द्वारा लिखित है और इसी कविता में आगे जो दूसरी कविता है वो फसल है। इस कविता को हमने इससे पहली जो क्लास थी वहां पर हमने कविता के व्याख्या को बहुत ही अच्छे से समझा। दूसरी क्लास में मैंने आपको किस प्रकार से आपको शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है और फिर भावार्थ लिखने हैं। दो काव्यांश को हम आपको करा चुके थे। तीसरा और चौथा मैंने आपको कहा था कि आप होमवर्क करेंगे और जिस प्रकार से आपने पहले की दो काव्यांश को, उसके प्रसंग को, उसके व्याख्या को लिखा है, क्योंकि अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही लेक्चर में। मैं पूरी कविता का आपको अर्थ बता चुकी हूँ। अब लिखने का जो तरीका है वो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको दो जो आपके काव्यांश है उनको पढ़ा और फिर जो है उसके अर्थ को, भावार्थ को हमने किस प्रकार से आप लिखेंगे वो सब आपको समझाया। हमने आपको होमवर्क दिया था, तो उम्मीद करती हूँ दो जो काव्यांश है सभी बच्चों ने किया होगा। फिर भी आपको नहीं लिखना आता है, नहीं आपको डाउट हो रहा है, तो आप मुझे बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके भावार्थ और उसके शब्दार्थों को भी हम यहाँ पर करेंगे। इसी कविता में आगे जो दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है फसल, तो नागार्जुन जी द्वारा ये दो दो यहाँ पर कविताएं लिखी गई। पहली कविता थी दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है फसल। तो देखिए, फसल जो कविता है वो किसके संदर्भ में लिखी गई है, आइए इसका हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, यह कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। क्या कहा गया है, यह कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, हमें कृषि व प्रकृति का महत्व को समझाती है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताता है कि इंसान की जो मेहनत और प्रकृति में मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं, दोनों के योगदान और मिलन से जो है या मिलान से ही खेती में फसल क्या होती है, लहलहा होती है। यानी कि जो प्रकृति के अंदर जो क्या है पोषक तत्व हैं उनसे, और जो किसान जो है उस फसल को उगाने में, उसकी देख रेख करने में जो मेहनत करता है, इन दोनों की मेहनत के फल स्वरूप ही वो फसल जो है उग करके लहलहा उठती है। यानी इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। अब प्रकृति के अंदर बहुत सारे खनिज तत्व हैं, अब हम उसमें कोई फसल ही नहीं उगाएं तो वो जो है वो हमें उत्पादन नहीं मिल पाएगा। और हम जो है यदि मेहनत ना करें तो फिर भी हमें वो फसल नहीं मिल पाती। यानी किसी भी फसल को उगाने के लिए प्रकृति, यानी कि जिस खेत में आप क्या कर रहे हैं, कोई भी फसल बो रहे हैं और वो बोने के बाद उसमें आप मेहनत कर रहे हैं और उस मिट्टी में गुणवत्ता नहीं है, प्रकृति का मतलब यहाँ मिट्टी से है, मिट्टी जो है अच्छी नहीं है, वो गुणवत्ता वाली मिट्टी नहीं है, तो आप चाहे उस खेत में कितनी भी मेहनत करें वो फसल आपकी अच्छी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब इंसान और प्रकृति आपस में मिलते हैं तभी जाके जो फसल है वो जो है बहुत अच्छी होती है। एक भी चीज यहाँ पर अगर कमजोर हो जाए तो फसल आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। हम मेहनत कम करें, हम उस फसल पर ध्यान न दें तो, और प्रकृति में बहुत ज्यादा उसके अंदर उत्पादक क्षमता है, तो वो जो है फसल कहीं ना कहीं आपकी कमजोर हो जाएगी। और यदि हम मेहनत कर रहे हैं और मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है, प्रकृति जो है आपका साथ नहीं दे रही है, समय पर वर्षा नहीं होती है, तो उस समय भी आपकी फसल खराब हो जाती है, फसल आपकी सूख जाती है या फसल आपकी उग नहीं पाती है। तो दोनों का यहाँ पर फसल के लिए योगदान जो है कवि ने बताया है कि इंसान और प्रकृति वे एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इंसान की मेहनत के फसल नहीं हो सकती है। हम यदि मेहनत ना करें और प्रकृति जो है समय पर वर्षा हो रही है, मिट्टी भी आपकी गुणवत्ता वाली है, लेकिन हमने उसमें कुछ बोया ही नहीं तो फसल कहाँ से उगेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने कि बिना इंसान की मेहनत के फसल नहीं हो सकती है और ना ही बिना प्रकृति के सहयोग के फसल उगाना जो है संभव नहीं है। अब हमने फसल बहुत मेहनत कर दी किसी बंजर भूमि में और वहां की जो मिट्टी है उसमें उर्वरकता, उसमें गुणवत्ता ही नहीं है, उस मिट्टी वो जो है उस फसल को उगाने के लिए वो मिट्टी सही नहीं है, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, तो हमारी मेहनत भी बेकार। और हमने मेहनत कर दी और मिट्टी अच्छी नहीं है तो वो हमारी मेहनत बेकार। मिट्टी बहुत अच्छी है, उसमें कुछ उगाया ही नहीं गया, वो बंजर भूमि है, तो उस गुणवत्ता का भी हम क्या करेंगे। समय पर वर्षा हो रही है तो बिना इंसान की मेहनत के भी हमारी फसल नहीं उग सकती है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों को जो है एक दूसरे का पूरक बताया है कवि ने। कहते हैं इंसान जो भी चाहे जब भी चाहे प्रकृति से बिना किसी संकोच से ले सकता है। प्रकृति कविता में कवि फसल को तैयार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि किसी भी फसल को उगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये जो है यहाँ पर कवि ने बताया है। मैंने आपको पहले भी कहा यह दंतुरित मुस्कान जो कि नागार्जुन द्वारा लिखित एक कविता है, उसी कविता का ये सेकंड जो है यहाँ पर 2 कविताएं लिखी हैं। उस दंतुरित मुस्कान में कवि ने किसका वर्णन किया है, जब कवि बहुत दिनों के बाद अपने घर लौटे, लगभग 7-8 महीने का उनका एक बेटा घर में है और उसकी जो सुंदर दंतुरित छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को देखकर कवि ने वो कविता लिखी है। और यहाँ इस कविता में कवि ने प्रकृति और इंसान यानी मनुष्य के बीच जो है किस प्रकार से जो फसल है उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता चाहिए, किन किन चीजों की यहाँ आवश्यकता पड़ती है, इसका यहाँ पर आपको बताया है। चलिए इसका प्रसंग लिख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन आप लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए कविता क्या लिखी है। अब इस कविता की कुछ लाइनें पढ़ेंगे। काव्यांश यहाँ पर पहले 2 काव्यांशों में हमने इसको बांटा है, इसको वर्गीकृत किया है ताकि हम छोटे छोटे काव्यांशों में इसके शब्दार्थों को जान सके, इसके प्रसंग को जाने, इसकी व्याख्या को जाने। तो देखिए क्या कहा गया है, काव्यांश फर्स्ट में क्या लिखा है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक नहीं दो नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, एक नहीं दो नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है। तो कवि ने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कवि क्या कहते हैं कि कोई भी जो फसल आप उगाते हैं उस फसल को उगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन चीजों की वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर इस कविता में कवि ने यही कहा है। साथ ही साथ कवि ने क्या कहा है कि जो फसल है, फसल को उगाने में प्रकृति और मनुष्य दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि जितनी आवश्यकता प्रकृति की है उतनी ही आवश्यकता मनुष्य की है, जितनी मनुष्य की है उतनी ही प्रकृति की है। ठीक है। क्या कहते हैं, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक नहीं दो नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। आगे कहते हैं एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है। चलिए अब कुछ शब्दार्थ देखिए, कौन कौन से यहाँ पर शब्दार्थ है, शब्दार्थ लिखेंगे और इसके बाद जानेंगे इसका अर्थ। तो ढेर सारी का मतलब हो जाएगा बहुत सारी, बहुत अधिक, और कोटि का मतलब करोड़, स्पर्श का मतलब छूना, गरिमा होता है गुरुत्व, भारीपन, महत्व, गौरव या गर्व, ये सभी जो है गरिमा के पर्यायवाची शब्द भी हैं। ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको इस कविता में काव्यांश में सुटेबल लगे उस अर्थ को आप यहाँ लगा लेंगे। गुण धर्म का मतलब किसी वस्तु में पाई जाने वाली वह विशेष बात, तत्व जिसके द्वारा वह दूसरी वस्तु से अलग मानी जाती है। तो गुण धर्म क्या होता है, किसी वस्तु, चलिए इसके सभी के आप शब्दार्थ लिख लेंगे, एक साइड आप शब्द लिखेंगे और दूसरी साइड आप इसका अर्थ लिखेंगे। चलिए तो फसल का कविता में कवि नागार्जुन जी क्या कहते हैं, एक की नहीं दो की नहीं, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो की नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। चलिए अब यहाँ पर क्या प्रसंग है, नोट का मतलब यहाँ आप प्रसंग से भी लगा सकते हैं, इसको प्रसंग लिख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर कवि नागार्जुन जी ने कहा है। चाहे तो आप नोट की जगह प्रसंग भी लिख सकते हैं कि किस प्रसंग में बात हुई है। ठीक है। तो अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर क्या होता है, उड़ता है, तो वो आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वही बादल बरस कर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, जिससे फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। इसी का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में कर क्या कहा है कि एक के नहीं
क्या कहा, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो यहाँ पर कवि ने जो है क्या कहा है कि ये जो जादू है, ये जो फसल उगी है, ये किसी एक नदी का कमाल नहीं है, किसी एक हाथ का कमाल नहीं है। यहाँ पर कहा है कि अलग अलग नदियां, लाखों यानी कि अलग अलग नदियों का जो पानी है वो भाप बन जाता है, और जब वही भाप ऊपर बादलों के रूप में जाता है और फिर वो पानी बरसाता है, धरती में वो पानी बरसाता है, और उस पानी से हमारी फसल क्या होती है, वो पनपने लग जाती है। तो इसी का यहाँ पर कवि ने इस इन पंक्तियों में वर्णन किया है। आइए इसकी व्याख्या हम जानते हैं। चलिए, क्या कुछ इस पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने कहा है, इसको हम पढ़ेंगे। क्या कहा कवि, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी जो है क्या करता है, अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। कवि ने क्या कहा है, किसी एक नदी का जादू नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमारे गांव में तो ये नदी आती है और इसी से हमारी खेतों में सिंचाई हो जाती है। अब यहाँ फसल से मतलब आपके सिर्फ फसल गांव की फसल नहीं है। देखिए, बड़े बड़े जो किसान होते हैं वो जो है उनके लिए बारिश बहुत आवश्यकता, क्योंकि बारिश के पानी में क्या होती है, उसमें जो है बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो बारिश का पानी और नदियों के पानी यानी कि जो आपके खेतों में जो है पानी लगाया जाता है उसमें फर्क होता है। जो पानी है वो अपने साथ बहुत सारे क्या लेके आता है, वो जो है उसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी फसल के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, किसी एक नदी का जादू नहीं है। अब आप कहेंगे हमारे खेत में तो उस नदी का पानी आता है और हमारा तो उसी से काम चल जाता है। फसल जो है पूरे देश के जो बड़े बड़े किसान हैं उन सभी फसलों की बात की गई है, जहाँ पानी नहीं जा पाता है, वहां जहाँ आप नदियों को नहीं ले जा सकते हैं, वहां पर आपको बारिश की ही आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जो ये फसल है वो जो है अनेक नदियों का पानी जो है अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर के फसल पैदा होती है। आगे कवि कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम परिणाम से जो है एक अच्छी फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते रहते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं और उसको समय समय पर क्या देते हैं, पानी दिया करते हैं, उसको खाद दिया करते हैं, और जरूरी जो पोषक तत्व फसल के लिए होती हैं उन सभी की व्यवस्था कौन करता है, हमारा किसान करता है। तब जाकर के कहीं फसल खेतों पर लहलहा उठती है। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की जो विशेषताएं हैं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं वो फसलों को बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रसंग में ही कहा था कि आपके पास मिट्टी अच्छी नहीं है और आप बहुत मेहनत करें, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो वो जो है आपकी अच्छी फसल नहीं उगा सकता है ना। यानी कि आपको अच्छी फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी भी चाहिए। किसी भी फसल के लिए उसको उस पर्टिकुलर फसल के लिए जो है जिस प्रकार की भी मिट्टी चाहिए वो जरूरी है, नहीं तो उसमें वो फसल नहीं उग पाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि मिट्टी की जो विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं, यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होते हैं, और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उनके गुण आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए इसका अर्थ लिखिएगा। के बाद नेक्स्ट है, अब इसका भावार्थ क्या है। ठीक है, इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है। क्या कुछ यहाँ पर कवि नागार्जुन जी कहना चाहते हैं। तो इस पंक्तियों का जो अभी तक हमने पढ़ी और उसका अर्थ जाना, इस कविताओं का भावार्थ क्या है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि फसल को तैयार होने में
किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उनका वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो वे आकाश में बादल का रूप ले लेता है और फिर वही बादल वर्षा के रूप में बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाता है, जिससे फसलों को अच्छी प्रकार से पनपने का मौका मिलता है। करोड़ों किसानों की रात दिन की मेहनत से फसल उगती है और अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी फसल को उगाने में मिट्टी की गुणवत्ता सबसे आवश्यकता है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। मिट्टी अच्छी होगी तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, और अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो फसल भी आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मिट्टी की विशेषता भी बताई गई है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि फसल को तैयार करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। बहुत सारी नदियों का पानी जब भाप बन जाता है और फिर वो आकाश में बादल के रूप में बदल जाता है और वही बादल जब वर्षा कर देते हैं तो हमारी धरती को जो है क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। हमारी फसलों की जो है उससे हमारी फसल जो है पनपते हैं, फसल जो है अच्छी हमारी जो है उससे उगती है और उसका पोषण भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है कि करोड़ों किसानों की रात दिन की जो मेहनत है उससे हमारी फसल उगती है, क्योंकि फसल सिर्फ उगने से वो आगे उसके लिए मेहनत की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किन किन चीजों की उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे किसान करते हैं, तो उन किसानों की रात दिन की जो मेहनत है उससे जो है हमारी जो फसल है वो क्या होती है, वो अच्छी होती है। तो इसके भावार्थ को भी लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि फसल को तैयार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए चलिए अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो पंक्तियां हैं कविता की, उन पंक्तियों में यहाँ कवि नागार्जुन जी क्या कहते हैं। चलिए तो आगे देखिए काव्यांश सेकंड जो है क्या है, फसल क्या है। यहाँ पर अब कवि जो है प्रश्न ही पूछ रहे हैं, फसल क्या है। और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है वह। और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है और भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। रूपांतर के है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है और हवा की थिरकन का। क्या कहते हैं, भूरी काली और संदली मिट्टी का गुण है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ठीक है, तो अब जो है यहाँ कवि क्या कहते हैं, ये फसल क्या है। चलिए इसका क्या प्रसंग, चलिए पहले इसके शब्दार्थ लिखेंगे। यहाँ पर महिमा शब्द है, महत्वपूर्ण या महान होने की अवस्था या भाव या महानता, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द भी हैं। महत्वपूर्ण या महान होने की अवस्था या भाव, उसको महिमा कहा जाता है। महानता, बढ़ाई, गौरव, बड़प्पन। भूरी का मतलब भूरा रंग, काली का मतलब काला रंग, संदली एक प्रकार का हल्का पीला रंग, रूपांतर का मतलब रूप में परिवर्तन या किसी वस्तु का बदला हुआ रूप, उसको क्या कहते हैं, रूपांतरण, या उसको क्या कह सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको रूपांतरण कहा जाता है। सिमटा जिसका संकुचन हुआ या जो सिकुड़ा हुआ हो, सिमटा हुआ, सिकुड़ा हुआ। संकोच झिझक या हिचकिचाहट या असमंजस की जो अवस्था होती है उसे आप संकोच कहते हैं। एक थिरकन यहाँ पर शब्द आया है, भावों के साथ जो है पैरों को उठाते या गिराते एवं हिलाते हुए नाचने की अवस्था, इसको क्या कहते हैं, थिरकन। ठीक है, अब इसके सभी अर्थ लिखेंगे। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने क्या कुछ इसमें लिखा है और क्या इसका प्रसंग है। तो फसलों को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या उसको आवश्यक है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि इन्हीं का वर्णन कर रहे हैं कि फसल को उगने के लिए, उसको फलने फूलने के लिए क्या आवश्यक चीजें हैं, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। किसान की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है, मिट्टी में साथ में मिट्टी की गुणवत्ता जो है आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी की विशेषता के अनुसार ही फसल पैदा होती है। अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह की जो है पोषक तत्व वो गुण पाए जाते हैं, जिसके अनुसार जो है अलग अलग
तरह की फसलों को जो है पैदा किया जा सकता है। पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणों व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। सभी जानते हैं, आपने फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। क्लास 6 से ही आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और आपने यहाँ पर साइंस की क्लास में भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके बारे में पढ़ा है, जिसमें पौधे जमीन से क्या लेते हैं, मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं और पानी जो है जड़ों से लिया करते हैं और उसकी पत्तियों में क्या होता है, ठीक है, हरित लवक होता है। तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, हरित लवक होता है जो कि खाना बनाने में पौधों के जो भोजन बनाते हैं वो क्या होते हैं, पत्तियां होती हैं। तो पत्तियों को क्या कहा जाता है, पौधों का किचन भी कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है। तो यहाँ पर उसी का वर्णन कर रहे हैं लेखक, क्या कहते हैं कि पौधे जो हैं क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। सूरज की किरणों व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही ये पौधे मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व जो है लेते हैं। पानी व हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अपने साइंस में डिटेल में पढ़ा होगा, तो इस प्रसंग को आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसका प्रसंग आप लिखेंगे, इसमें जो है फसलों को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, ये जो है इस प्रसंग में लिखा है। इसका अर्थ हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। यहाँ पर हमने प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उसके बारे में भी जाना कि पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल जो कि उसमें पहले से होता है, किसमें, पत्तियों में, हरी पत्तियों में, और सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और जो खनिज लवण है, उन सभी की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। ये तो आप साइंस से पढ़ते हैं। तो कवि जो है यहाँ पर फसलों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्रसंग यहाँ पर आया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।